आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी के अध्याय 3 में एक नया टॉपिक टेरिडोफाइटा डिस्कस करने वाले हैं। टेरिडोफाइटा के प्रमुख लक्षण और टेरिडोफाइटा का वर्गीकरण। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। टेरिडोफाइटा के प्रमुख लक्षण क्या होंगे? प्रमुख लक्षण, टेरिडोफाइटा समूह के जो पौधे होते हैं, इन पौधों को वानस्पतिक सर्प कहा जाता है। वानस्पतिक सर्प। बोटेनिकल स्नेक, बोटेनिकल स्नेक कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो पौधे होते हैं, ऐसा लगता है ये सांप की तरह क्या होते हैं, स्थल पे रेंगते हुए अवस्था में उपस्थित होते हैं या पाए जाते हैं। इसलिए इन पौधों को वानस्पतिक सर्प कहा जाता है। सामान्यतः ये पौधे स्थलीय होते हैं। सभी पौधे कैसे होते हैं? स्थलीय होते हैं। और कुछ पौधे जल में भी पाए जा सकते हैं और कुछ ऐसे पौधे हैं जो मरुस्थल में भी उगते हैं, डिजर्ट प्लेस पर भी, मरुस्थल। तो कुछ पौधे मरुस्थलीय भी होते हैं और इसका एग्जाम्पल होता है सैलाजिनेला। सैलाजिनेला यह एक ऐसा पौधा होता है जो मरुस्थल में भी, रेगिस्तान में भी उग सकता है। इस समूह के पौधों में संवहन ऊतक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? संवहन ऊतक पाया जाता है, उपस्थित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर संवहन ऊतक क्या होता है? उपस्थित हो जाता है। यह ऐसा समूह है जहाँ से संवहन ऊतक का निर्माण शुरू होता है। इससे पहले हम लोगों ने ब्रायोफाइटा डिस्कस किया था। ब्रायोफाइटा समूह के पौधों में संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर संवहन ऊतक उपस्थित होता है। यहाँ पे ध्यान देंगे, जो संवहन ऊतक होता है, संवहन ऊतक में जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम, फ्लोएम। जाइलम में यहाँ पर वाहिकाएं और फ्लोएम में सहकोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। ठीक है, तो जाइलम में क्या उपस्थित होगी? सहकोशिका उपस्थित होती है और वह जाइलम में वाहिका और फ्लोएम में सहकोशिका अनुपस्थित होती है। ये दोनों कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। कहाँ पे? संवहन ऊतक में। यहाँ पर जो मुख्य पौधा होता है, मुख्य पौधा बीजाणुद्भिद होता है। मुख्य पौधा कैसा होता है? बीजाणुद्भिद होता है, अर्थात द्विगुणित होता है। मुख्य पौधा कैसा होगा? बीजाणुद्भिद, जिसमें जड़, तना और पत्तियां पाई जाती हैं। बीजाणुद्भिद में क्या होगा? जड़ होगा, तना होगा और पत्ती भी होती है। यहाँ पर जो युग्मकोद्भिद बनता है, युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद के ऊपर स्त्रीधानी तथा पुंगधानी का निर्माण होता है। युग्मकोद्भिद के ऊपर क्या बनती है? स्त्रीधानी बनती है और पुंगधानी का निर्माण होता है। ठीक है, स्त्रीधानी में अंड कोशिका का निर्माण होगा और पुंगधानी में पुंगमणु का निर्माण होता है। यहाँ पर जो पुंगधानी में जो पुंगमणु बनते हैं, अर्थात नरयुग्मक, यह कैसे होते हैं? ये चल होते हैं। इनके पास क्या उपस्थित होती है? कशाभिका उपस्थित होती है, जिसकी सहायता से यह गति अथवा गमन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या उपस्थित होती है? पुंगमणु में कशाभिका पाई जाती है, जिसकी सहायता से ये गति और गमन कर सकते हैं। इस समूह के जो पौधे होते हैं, वहाँ पे पत्तियाँ सामान्यतः छोटी होती हैं। और इस समूह का जो उदाहरण है, टेरिडोफाइटा में बहुत सारे पौधे आएंगे, जैसे सैलाजिनेला, एक एग्जाम्पल ये हो गया, मार्सिलिया, इक्विसिटम,
आदि। और भी बहुत सारे पौधे होते हैं जो टेरिडोफाइटा में आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे टेरिडोफाइटा का वर्गीकरण। ठीक है, आगे क्या देखने वाले हैं, टेरिडोफाइटा का वर्गीकरण, टेरिडोफाइटा को किन समूहों में या कितने समूहों में बांटा गया है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जो टेरिडोफाइटा समूह होता है उस समूह को कुल 4 समूहों में बांटा गया है। टेरिडोफाइटा को पुनः कितने समूहों में बांटते हैं, 4 समूहों में बांटते हैं। पहला समूह है साइलोफाइटा, दूसरा समूह है लाइकोफाइटा, तीसरा समूह है आर्थ्रोफाइटा, चौथा समूह है फिलिकोफाइटा। ठीक है, कुल कितने समूह हैं, 4, साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा, आर्थ्रोफाइटा और फिलिकोफाइटा। सबसे पहला समूह क्या है, साइलोफाइटा। साइलोफाइटा, ठीक है, ध्यान से देखेंगे साइलोफाइटा समूह का प्रमुख लक्षण क्या होता है। इस समूह के पौधे में जड़ के स्थान पे मूलांग उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होंगे, जड़ के स्थान पर मूलांग उपस्थित होते हैं, अर्थात राइजॉइड उपस्थित होते हैं। ये राइजॉइड जल और खनिज लवण को अवशोषित करते हैं। किसका अवशोषण करेंगे, जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करने का कार्य करता है मूलांग। यहाँ पर पत्तियां अनुपस्थित होती हैं, पत्तियां अनुपस्थित होती हैं। ठीक है, पत्तियां यहाँ पे अनुपस्थित होंगी। संवहन बंडल केवल तने में पाया जाता है। संवहन बंडल या संवहन ऊतक कहाँ पे पाया जाएगा, केवल तनों में उपस्थित होता है। ये जो पौधे होते हैं, ये सभी पौधे कैसे होते हैं, समबीजाणुक होते हैं। यहाँ पे एक जैसे बीजाणुओं का निर्माण करते हैं, अर्थात ये कैसे होते हैं, समबीजाणुक पौधे होते हैं। जो बीजाणु होते हैं, बीजाणुओं का निर्माण पौधे के सिरे पर स्थित बीजाणुधानी में होता है। कहाँ पे, पौधे के सिरे पर स्थित, सिर पे, ठीक है, सिरे पर स्थित बीजाणुधानी में होता है, बीजाणुधानी में होता है। तो यहाँ पे बीजाणुधानी बनती है जिसमें बीजाणुओं का निर्माण होता है। एग्जाम्पल देखिए, इस समूह का एग्जाम्पल क्या होगा, साइलोटम। क्या होगा इस समूह का, इस समूह में कौन सा पौधा आएगा, साइलोटम और रायनिया, साइलोटम और रायनिया। यहाँ पे रायनिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है। इस पौधे को जीवित जीवाश्म कहते हैं। रायनिया को क्या कहा जाता है, जीवित जीवाश्म कहा जाता है, जीवित जीवाश्म कहा जाता है। तो ध्यान देंगे, रायनिया को क्या कहते हैं, जीवित जीवाश्म, अर्थात लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है। तो पहला समूह कंप्लीट हो गया। दूसरा समूह है लाइकोफाइटा। दूसरा समूह क्या है, लाइकोफाइटा। ठीक है, तो आगे अगला समूह देखते हैं और उसका क्या प्रमुख लक्षण है और उसका उदाहरण। तो अगला समूह है लाइकोफाइटा। यहाँ पर जो पौधा होता है वह जड़, तना और पत्तियों में विभेदित होता है। तो पौधे में जड़ भी उपस्थित होती है, जड़, तना और पत्ती, और संवहन बंडल, संवहन बंडल या संवहन ऊतक सभी में जड़, तना और पत्ती तीनों में उपस्थित होता है। जड़ में भी, तना में भी और पत्ती में भी उपस्थित होता है। तो संवहन बंडल जड़, तना और पत्ती तीनों में उपस्थित होता
है। पत्तियां यहाँ पर जो होती हैं वे पत्तियां आकार में छोटी होती हैं और पतली होती हैं। पत्तियां कैसी होती हैं? आकार में छोटी और पतली होती हैं, छोटी छोटी पत्तियां पाई जाएंगी। यहाँ पर जो बीजाणु होते हैं, बीजाणुओं का निर्माण शंकु अथवा स्ट्रोबिलस के अंदर होता है। बीजाणु का निर्माण किसमें होगा? बीजाणु का निर्माण शंकु अथवा स्ट्रोबिलस में होता है। जो पौधे के सिर पे बनता है क्या बनेगा? शंकु या स्ट्रोबिलस बनेगा, जिसके अंदर बीजाणुओं का निर्माण होता है। और यह इस समूह के जो पौधे होते हैं ये समबीजाणु, कैसे? समबीजाणु अथवा विषम बीजाणु, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। विषम बीजाणु दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पौधे जड़, तना और पत्ती तीनों में बटे होते हैं। संवहन ऊतक जड़, तना और पत्ती सब में पाया जाएगा। पत्तियाँ छोटी और पतली होती हैं। बीजाणु का निर्माण कहाँ पे होगा? शंकु अथवा स्ट्रोबिलस में होता है। और ये सभी पौधे समबीजाणुक अथवा विषम बीजाणुक हो सकते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर लाइकोपोडियम, क्या होगा? लाइकोपोडियम और सैलाजिनेला, सैलाजिनेला। ठीक है, तो सैलाजिनेला एक ऐसा पौधा है जो मरुस्थल में भी उग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे उदाहरण क्या होगा? लाइकोपोडियम तथा सैलाजिनेला। ठीक है, तो दूसरा समूह कंप्लीट हो गया। अगला समूह है आर्थ्रोफाइटा। अगला समूह क्या है? आर्थ्रोफाइटा। तो देखते हैं आर्थ्रोफाइटा का क्या प्रमुख लक्षण होगा। अगला समूह क्या है? आर्थ्रोफाइटा। देखिए आर्थ्रोफाइटा, इस समूह में पत्तियां, इस समूह के जो पौधे होते हैं तो यहाँ पे पत्तियां बहुत छोटी होती हैं और वलय में स्थित होती हैं। कैसे स्थित होती हैं? वलय में स्थित होती है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यह तना है और तने के ऊपर यहाँ पे छोटी छोटी पत्तियां रिंग में या वलय में उपस्थित होती हैं। इस तरह से ये तने को क्या होती है? घेरे रहती है। और तने के शीर्ष पर यहाँ पर, ठीक है, देखेंगे यह क्या बन रहा है? शंकु। तने के शीर्ष पर शंकु का निर्माण होता है। तने के शीर्ष पर क्या बनता है? शंकु बनता है या कोन बनता है। ठीक है, और इस कोन में क्या बनेगा? नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है। यहाँ पर संवहन ऊतक, संवहन ऊतक तने में उपस्थित रहता है। संवहन ऊतक कहाँ पे उपस्थित रहता है? तने में उपस्थित रहता है। इस समूह का बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है इक्विसिटम। इस समूह का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल क्या है? इक्विसिटम। इक्विसिटम। इस पौधे को हॉर्स टेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्स टेल। आप लोग देख सकते हैं ये जो डायग्राम है यह इक्विसिटम का डायग्राम है। ठीक है, और यह आप देख सकते हैं कि घोड़े की पूंछ की तरह दिखाई देता है, इसलिए इस पौधे को क्या कहते हैं? हॉर्स टेल कहते हैं। ठीक है, तो इक्विसिटम को हॉर्स टेल भी कहा जाता है। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है। और अगला जो समूह है वह क्या है? फिलिकोफाइटा। नेक्स्ट समूह क्या है? फिलिकोफाइटा।
तो आइए अगला समूह देखते हैं, अगला समूह का क्या प्रमुख लक्षण होगा। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट समूह है फिलिकोफाइटा। फिलिकोफाइटा इस समूह में जो पौधे होते हैं, इन पौधों को कहा जाता है फर्न। इन पौधों को क्या कहते हैं? फर्न कहते हैं। और यहाँ पर जो पौधा होता है, पौधे में जड़, तना और पत्तियाँ तीनों संरचनाएं पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पे जो तना होता है वह सीधा खड़ा नहीं होता है, वह सामान्यतः कैसा होता है? क्षैतिज होता है। कैसा होता है? क्षैतिज होता है। ठीक है, इस तरह से चपटा होता है। पत्तियां बहुत बड़ी होती हैं। यहाँ पे पत्तियां कैसी होती हैं? पत्तियां पंखे जैसी होती हैं। कैसी होती हैं? पंखे जैसी होती हैं, आकार में बड़ी होती हैं। पंखे जैसी आकार में बड़ी होती हैं। और इसलिए ये जो पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों को कहा जाता है प्रपर्ड। पत्तियों को क्या कहते हैं? यहाँ पर प्रपर्ड कहा जाता है। पत्तियां आकार में पंखे जैसी होती हैं और बहुत बड़ी होती हैं, इसलिए इन पत्तियों को क्या कहते हैं? यहाँ पे प्रपर्ड कहते हैं। तना यहाँ पर क्षैतिज होता है, तो तने में संवहन ऊतक यहाँ पर अनुपस्थित होता है। लेकिन जो संवहन ऊतक है वह केवल पत्तियों में पाया जाता है। संवहन ऊतक किसमें पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। संवहन ऊतक किसमें पाया जाएगा? पत्तियों में। इस पौधे पे जो बीजाणु बनते हैं, बीजाणु जो पत्ती होती है, पत्ती के निचले सतह पे, ठीक है, तो निचले सतह पे बीजाणु धानियां होती हैं। पत्तियों के कहां पर? निचले सतह पर। निचले सतह पर निर्माण होता है इनका, और निचले सतह पर ही उपस्थित होती हैं बीजाणु धानियां। बीजाणु धानियां, इन्हीं बीजाणु धानियों में निर्माण होता है बीजाणुओं का। ठीक है, बीजाणु धानियां पत्तियों के निचले सतह पर स्थित होती हैं और इन बीजाणु धानियों में किसका निर्माण होता है? बीजाणु का निर्माण होता है। और पौधे कैसे होते हैं? समबीजाणुक होते हैं। पौधे कैसे होते हैं? समबीजाणुक होते हैं। यहाँ पे जो बीजाणु बनेंगे वो समान होंगे। उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया। इसका एग्जाम्पल क्या है? फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया को सामान्यतः फर्न कहते हैं। आप जानते हैं कि इस समूह के जो पौधे हैं इनको क्या कहा जाता है? फर्न। तो यह फ्यूनेरिया एक फिलिकोफाइटा समूह का पौधा है। सामान्यतः इसकी पत्तियां काफ़ी बड़ी होती हैं, इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा। और इस पौधे का उपयोग सजावट के लिए भी किया जाता है। इस पौधे का उपयोग किसके लिए करते हैं? सजावट के लिए भी करते हैं। इस तरह से इसकी पत्तियां होती हैं और यह छायादार और नम स्थानों पे उगता है। ठीक है, तो इस पौधे का उपयोग किसके लिए करते हैं? सजावट के लिए भी किया जाता है। तो ये चौथा समूह था, अंतिम समूह था, कंप्लीट हो गया। और आज टेरिडोफाइट का टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं जिम्नोस्पर्म अर्थात आवृत्त बीजी पौधों का प्रमुख लक्षण और वर्गीकरण। ठीक है, आज के लिए इतना ही।